हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हम एनसीईआरटी चैप्टर 5 का लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें पता है कि इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियोस में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ कंप्लीट कर दिया है और आज की इस नई वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पल्स और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इम्पल्स। इम्पल्स आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक है, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक हमने पहले 9th क्लास में सुना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। तो देखिए इम्पल्स क्या है। सबसे पहले इम्पल्स को हम जो डिनोट कराते हैं कैपिटल आई से कराते हैं। और ये इम्पल्स एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर करती है स्मॉल टाइम में किसी बॉडी पे कितना एवरेज फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर एवरेज फोर्स जो कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लग रहा है, इसी को हम कहते हैं इम्पल्स। अब देखिए इसको कैसे कंसीडर किया जाए कि इम्पल्स क्या है। तो उसके लिए हम चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल में। एग्ज़ाम्पल क्या है कि आपने देखा होगा कि जब कोई क्रिकेटर बॉल को क्या कर रहा होता है, कैच कर रहा होता है। देखा होगा आपने क्रिकेट में फील्डर्स लगाए रहते हैं, तो वो क्या करते हैं फील्डिंग करते टाइम जब वो किसी बॉल को कैच करते हैं तो वो अपने हैंड को लोअर लेके जाते हैं, नीचे की तरफ, बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाते हैं। वो नीचे की तरफ क्यों लेके जाते हैं, लोअर क्यों करते हैं हैंड को, कि ताकि उनके हाथ में जो उस बॉल का इम्पैक्ट है वो कम पड़े। और जब बॉल का इम्पैक्ट कम पड़ता है तो उनके हाथ में चोट नहीं लगती है या उनके हाथ में दर्द नहीं होता है। तो इट मीन्स इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जितना भी एवरेज फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है जिससे उसका मोमेंटम चेंज हो, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम कहते हैं इम्पल्स। इसके अलावा एक और ज़रा आपको एक मज़ेदार इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि कोई एक ज़िद्दी बच्चा है क्लास में आपके, ठीक है, वो बात नहीं मान रहा है, टीचर उसे बोल रहा है कि बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दो, चुपचाप बैठे रहो, पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन वो नहीं बात मान रहा है। वो इधर उधर बच्चों के साथ गप्पे मारने में लगा हुआ है, वो बात नहीं मान रहा टीचर की। तो टीचर ने आखिरकार क्या किया, समझाने बुझाने के बाद जब वो नहीं माना तो टीचर अपना स्केल लेके चला गया, ठीक है। स्केल से अब क्या है, उस बच्चे के हाथ में मारा उस टीचर ने। तो जब वो टीचर उस बच्चे के हाथ में मार रहा है तो बिल्कुल एकदम से मारा उसने, टाइम बिल्कुल रिड्यूस करके मारा। तो जब टाइम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में उसके हाथों पे लगेगी वो जो स्केल की, तो वो फोर्स कैसे एग्जर्ट होगा, बहुत ज़्यादा एग्जर्ट होगा उसके हाथ में। तो इट मीन्स कि वो इम्पल्स जो उसके हाथ में एक्ट हुआ है वो क्या हुआ है, ज़्यादा फॉर्म में हुआ। तो यही है इम्पल्स। लेकिन बाई चांस समझ लीजिए कि उस बच्चे ने फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, उसने क्या करा, अपने हाथ को लोअर की तरफ लेके चला गया, मतलब पीछे की तरफ लेके चला गया। उसने टाइम को बढ़ा दिया, उसने टाइम को क्या कर दिया है, लार्ज कर दिया है, बढ़ा दिया है। और वो जब स्केल उसके हाथ में लगेगा तो उस केस में उसके हाथ में जो इम्पैक्ट है उस स्केल का या इम्पल्स है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसे कहते हैं हम इम्पल्स। और इम्पल्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि इम्पल्स सिर्फ एवरेज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम ही नहीं होता। इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम तो वो क्या होती है, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। सो द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो जितना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स एक्ट होगा। अब बात आती है इम्पल्स की एसआई यूनिट। तो आपने इसके दो फॉर्मूले पढ़े, तो दोनों फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे इसकी दोनों एसआई यूनिट लिखी गई है। तो फोर्स इंटू टाइम के हिसाब से न्यूटन सेकेंड, और चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ इसका डायमेंशन फार्मूला निकाला है। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml/t-2। टाइम का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल टी। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इसकी पावर्स को ऐड कर दिया, तो -2 + 1 -1 ml/t-1। मतलब जो डायमेंशन फार्मूला मोमेंटम का होता है वही यहाँ पे किसका निकल के आएगा, इम्पल्स का निकल के आएगा। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो ज़रा इसमें हम देखते हैं कि इम्पल्स का जो फॉर्मूला है F/t, उसके थ्रू हम यहाँ पे ये चेंज इन मोमेंटम कैसे निकल के आए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ,
यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं किसी एक बॉडी को, उस बॉडी पे हमने क्या लगाया, एक एवरेज फोर्स लगाया। एवरेज फोर्स कितना, FAV का, ठीक है। और कितने टाइम पे, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जब हम बोलते हैं मतलब स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे DT बोलेंगे। D कहीं पे भी आता तो मैंने बताया था D का मतलब स्मॉल होता है, और T है तो इट मीन्स टाइम। तो DT का मतलब क्या हो गया, स्मॉल टाइम। तो एक हमने स्मॉल टाइम पे उस पर एवरेज फोर्स लगाया, जिसकी वजह से उसका स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। उसकी वजह से उसका क्या हुआ, एक मोमेंटम चेंज हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं बोलेंगे, उसका एक मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। तो मोमेंटम जब चेंज होगा वो भी स्मॉल ही होगा। तो स्मॉल मोमेंटम को कैसे दिखाया मैंने, DP से। मोमेंटम मतलब P और DP मतलब स्मॉल मोमेंटम, ठीक है। तो इसके हिसाब से न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन FAV इज इक्वल्स टू DP/dt। आपने पढ़ रखा है एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। DP यहीं पे रहेगा, DT इधर की तरफ चला जाएगा FAV के साथ मल्टीप्लाई होने। अब ये तो स्मॉल चीज़ों के बारे में, लेकिन समझ लीजिए हमें टोटल निकालना है कि टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ है और कितना यहाँ पे टोटल टाइम टेकन हुआ है टोटल मोमेंटम चेंज होने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करें, जब भी टोटल चीज़ निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ी चीज़ निकालना, तो टोटल चीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड मैंने कर दिया यहाँ पे। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपको पता है लिमिट लगा के करना है। और लिमिट कैसे लगाई जाएगी, यहाँ पे जहाँ से जहाँ तक ये मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। तो इनिशियल से फाइनल तक, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसे P1 और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो P2। तो इसको इंटीग्रेट करना है P1 से P2 तक। ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, ऑब्वियसली टी का ही, DT का, क्योंकि FAV तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो FAV तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 टाइम से लेकर T टाइम तक, टोटल T टाइम तक किसका होगा, सिर्फ DT का होगा। और देखिए जिसके बीच में कुछ नहीं है तो उसके बीच में क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, वही खुद जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, P के रिस्पेक्ट में। तो P यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है तो इंटीग्रल साइन और D वाली चीज़ अलग हो जाती है, हट जाती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे P, यहाँ पे लिखेंगे P और बिग ब्रैकेट लगाने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है P1, अपर लिमिट है P2। और ऐसे ही तो इसका इंटीग्रेशन T हो जाएगा और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर T तक। अब यहाँ पे लिमिट कैसे प्लेस करते हैं, जो ये P है उसकी जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर लिमिट। ऐसे ही इसमें T की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस का लोअर लिमिट। तो ये ऐसा होगा P2 माइनस का P1 और ये हो जाएगा FAV एज इट इज़, और ये हो जाएगा हमारे पास T माइनस का 0। और इसे अच्छे से लिखेंगे तो P2 माइनस का P1 इज इक्वल्स टू FAV इंटू T, जिसमें फोर्स एवरेज फोर्स इनटू टाइम ये किसके इक्वल था, इम्पल्स के इक्वल था, याद होगा इम्पल्स के इक्वल था ये। तो यहाँ पे हम इसके बदले लिख देंगे इम्पल्स, और इम्पल्स हमारे पास निकल के आ गया है टोटल चेंज इन मोमेंटम के, मतलब P2 माइनस P1 के इक्वल। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इम्पल्स के कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स समझने के लिए। तो पहला एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, क्रिकेटर जो है जब वो बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को लोअर की तरफ लेके जाता है। सेकंड, जो कार्स है, बसेस, ट्रक्स, बोगीज़ होती है ट्रेन की एक्सेट्रा, इन सब में स्प्रिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। क्यों सिस्टम, इन सब पे स्प्रिंग सिस्टम क्यों प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि इन सबको सीवियर जर्क से बचाया जा सके। सीवियर जर्क से बचाया जा सके मतलब कि जो उन पे एक्स्ट्रा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट पे फोर्स लगेगा, अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनको उस जर्क से बचाया जा सके। तो उसके लिए क्या होता है, स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग टाइम को बढ़ा देता है। जब टाइम को बढ़ा देगा तो उस केस में वहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा उस पर्टिकुलर कार, बसेस या फिर जो भी बुगीज़ है उन पे कम फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से सीवियर जर्क से वो सभी व्हीकल्स बच जाएंगे। ठीक है। थर्ड इसमें और क्या है, बुगीज़ ऑफ ट्रेन। जब भी बुगीज़ ऑफ ट्रेन आपने देखा होगा कि शंटिंग के दौरान, मतलब एक
जो इंजन है अगर उस पर बोगीज ऑफ ट्रेन जोड़ी जाती हैं, एक बोगी होगी, 2 बोगी होगी, 3 बोगीज़ होंगी, तो उन बोगीज़ को जब जोड़ते हैं तो उनके बीच में क्या लगाए जाते हैं, बफर्स लगाए जाते हैं। क्योंकि अब देखिए जब एक बोगी दूसरी बोगीज़ के साथ कनेक्ट करेगी तो वो आपस में टकराएंगी ही टकराएंगी, कॉलिजन टेक प्लेस होगा ही होगा। तो जब कॉलिजन टेक प्लेस होता है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उस वजह से उन बोगीज़ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लग सकता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट या उन बोगीज़ के अंदर जो भी, या फिर बोगीज़ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे डैमेज आ सकता है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए, उस सीवियर जर्क से बचाने के लिए भी उनके बीच में क्या लगाए जाते हैं, बफर्स लगाए जाते हैं। जो बफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम को रिड्यूस कर देते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं। टाइम को जब बढ़ा देंगे तो उस केस में फोर्स खुद ब खुद कम होगा, और जब फोर्स कम होगा तो उस केस में वहाँ पे वो बोगीज़ क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी सीवियर जर्क से। नेक्स्ट इसके बाद ऐसी कि अगर हम एक पक्का फ्लोर देखें और एक कौन सा कच्चा फ्लोर देखें, तो आपने देखा होगा कुश्ती का मैदान आपने देखा होगा कि वो मिट्टी पे होता है। अगर वो पक्के फ्लोर में हो जाए तो क्या होगा कि जो भी वहाँ पे कुश्ती लड़ रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं, 2 पहलवान जो भी कुश्ती लड़ रहे हैं पक्के फ्लोर में, उनको ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा जिसकी वजह से उन पर चोट लग सकती है। इसलिए वहाँ पे कच्चा फ्लोर या फिर मिट्टी बिछाई जाती है। मिट्टी क्या करती है, मिट्टी के बीच में एयर पॉकेट्स होते हैं बहुत सारे, तो एयर पॉकेट्स की वजह से जब वो एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटकता है उस मिट्टी पे, तो वो एयर पॉकेट्स वहाँ पे टाइम को बढ़ा देते हैं। जब वो टाइम को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उन पहलवानों पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा और उन पे जो चोट वगैरह लगने का डर है वो कम बना रहेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा जो चाइना डिशेस होती हैं, कप होते हैं, प्लेट होती है, उनको किस में रैप किया जाता है, पेपर स्ट्रॉज में रैप किया जाता है, कॉटन में रैप किया जाता है। क्यों रैप किया जाता है, ताकि वो जो कॉटन और जो वो हमारे वो पेपर उसमें रैप किए जाते हैं वो वहाँ पे टाइम को क्या कर दे, बढ़ा दे। क्योंकि उनको जो चाइना वेयर्स होता है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लाया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या होता है, उन पे फोर्स लगने पर, जर्क्स लगने पर वो डैमेज हो सकते हैं अंदर। तो उनको डैमेज से बचाने के लिए उनको क्या करा जाता है, पेपर से रैप किया जाता है। पेपर और जो कॉटन होता है वो क्या करता है, उसमें टाइम को बढ़ा देता है। टाइम बढ़ा देगा तो फोर्स खुद ब खुद उस पर कम लगेगा, जिसकी वजह से उनका डैमेज कम होगा। इसके हिसाब से जो फॉर्मूला था ना कि अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट हम बढ़ा देंगे तो फोर्स जो उन पर्टिकुलर बॉडीज़ पे लगेगा वो कम लगेगा, जिससे वो डैमेज को होने से बचा देता है। नेक्स्ट आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, आप सभी को पता है, टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे एक्शन करती है, ठीक है, एक्शन करती है, तो उसको इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। और ये एक्शन रिएक्शन दोनों क्या हैं, फोर्सेस हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि FAB इज इक्वल्स टू माइनस का FBA होता है। इट मीन्स कि जो फोर्स A पे लग रहा है B बॉडी की वजह से वो इक्वल तो होगा, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट होगा किस फोर्स के, जो B पे लग रहा है ड्यू टू A के, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेरिवेशन आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें प्रूव करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमें प्रूव जो करना है वो ये प्रूव करना है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उससे हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, थ्योरेटिकल जो लॉ था, और साथ ही साथ जो थर्ड लॉ है उसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमें पता है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू ma है, हमें सेकेंड लॉ की हेल्प से करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड लॉ की हेल्प के थ्रू हमें पता ही है, उसमें जो एक फॉर्मूला आता है फोर्स का वो होता है F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि उस बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रहा है। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू उठा के हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो F की जगह 0 इज इक्वल्स टू ma, और यहाँ से एक्सेलरेशन जब m यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो पता ही है आपको, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड कराते हैं तो वो 0 ही आता है, तो एक्सेलरेशन भी कितना निकल के आ जाएगा, 0। ये बना दीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। इसमें a की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, v इज इक्वल्स टू u के। तो इट मीन्स कि यहाँ से निकल के आ रहा है कि अगर
किसी भी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जस्ट फाइनल वेलोसिटी के इक्वल निकल के आती है। फाइनल वेलोसिटी जस्ट इक्वल निकल के आती है इनिशियल वेलोसिटी के, बिकॉज v इज इक्वल्स टू यू दो ही केसेस में हो सकता है, जब बॉडी रेस्ट में हो। रेस्ट का मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी भी उसकी ज़ीरो है और फाइनल भी क्या हो, ज़ीरो ही हो, तो इट मीन्स कि वो रेस्ट पोजीशन में है। और दूसरा केस कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन का, जो कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जिस वेलोसिटी के साथ वो इनिशियली चल रहा है उसी वेलोसिटी के साथ अगर वो फाइनली भी उसकी वेलोसिटी वही हो तो वो कैसा मोशन कहलाया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा प्रूफ हो रहा है। It means if there is no external force acting on the body, then a body initially at rest will remain at rest, or if it is moving with some velocity u, it will keep on moving with the same velocity, that is v. दिस इज़ एग्जैक्टली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो ये पूरा का पूरा प्रूफ कर रहा है, सेकेंड लॉ प्रूफ कर रहा है फर्स्ट लॉ को। ऐसे ही हम यहाँ पे सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ भी प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए हमने इसमें लेट कर रखे हैं दो यहाँ पे बॉडीज़, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी कौन सी है, बी बॉडी है। एक बॉडी ए है और दूसरी कौन सी है, बी है। अब फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से के अकॉर्डिंग आपको पता है फिजिक्स टू क्या होता है, dp/dt होता है। अगर मुझे लिखना है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब जो फोर्स लग रहा है ए पे किसकी वजह से, बी की वजह से, वो मैंने कंसीडर कर रखा है किससे, FAB से। FAB क्या हुआ, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जो पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है और जो लगा रहा है वो बाद में लिखा है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए जिस पे फोर्स लग रहा है उसी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो किस पे फोर्स लग रहा है, ए पे, तो इट मीन्स मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है dp/dt, लेकिन किसका मोमेंटम, ए का, तो इसलिए सफिक्स में ए लगाया है। सिमिलरली अगर मुझे फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए लिखना है तो FBA कैसे लिखेंगे, dpb/dt। ये ए और बी दोनों सफिक्स में लिखे हैं पी के। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो हमारे पास निकल के आई है फ्रॉम सेकंड लॉ के हिसाब से इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कंसीडरेशन करना है। कंसीडर हमने जैसे इससे पहले वाले प्रूफ में किया था, क्या, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे भी हमें यही कंसीडर करना है कि इस सिस्टम में मान के चल लीजिए देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से आपने पढ़ रखा है, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम में तो क्या होता है, क्या वहाँ पे कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टेक प्लेस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंजर्व हो जाएगा। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। जब टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की तो वहाँ पे बात ही नहीं आती, क्योंकि वो टोटली ज़ीरो हो जाता है। तो जो हमारे पास RHS था इसका dp/dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो है, ये भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 पे उठा के रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी FAB + FBA = 0, और यहाँ से FBA को इधर भेज दीजिए तो ये माइनस का बन जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास जो लॉ है वो कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर एग्जाम में आपके पास आता है टू प्रूव दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ अ रियल लॉ ऑफ मोशन, तो आपको उस सेकेंड लॉ से दो लॉज प्रूव करके दिखाना है, एक तो फर्स्ट लॉ और दूसरा थर्ड लॉ आपको प्रूव करके दिखाना है, जो कि ये प्रूव करता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। वैसे तो आपने बहुत सारे इलस्ट्रेशन पढ़ रखे, लेकिन इसमें हम वो मेन इलस्ट्रेशन लेंगे जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में भी इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल फॉर्म में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप आगे चल के कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉजिक किसका लगाएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ का लॉजिक लगाएंगे। इसी वजह से हम यहाँ पे इसे बोल रहे हैं इलस्ट्रेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है पुली का, ठीक है। पुली आपने देखा होगा कुएं के पास जो होता है, जिसके थ्रू हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो वो क्या है, पुली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुली है उस पर हमने एक एंड पे क्या बांध रखी है, एक बकेट बांध रखी है, और ये बकेट क्या है, फुल ऑफ वाटर है। दिस इज़ फुल ऑफ वाटर बकेट।
और दूसरे एंड से हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को खींच रहे हैं। जब हम खींच रहे हैं जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है वो है एफ। तो अब मान के चल लीजिए कि आपने जब फोर्स लगाया उस रस्सी पे, उस स्ट्रिंग पे, जिससे वो पर्टिकुलर बकेट ऊपर आ रही है, अचानक से आप जब क्या करते हो, हल्का सा छोड़ देते हो उस स्ट्रिंग को, तो वो स्ट्रिंग वहीं पे रहती है क्या? नहीं, वो स्ट्रिंग क्या करती है, आपके हैंड को क्या करके पुल करके नीचे की तरफ, मतलब उल्टी डायरेक्शन में लेके जाती है। जैसे आप अगर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड की तरफ, तो जैसे अचानक से आप छोड़ेंगे तो रस्सी उल्टी डायरेक्शन में जाके ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाके वो बाल्टी क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ये बताइए, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे फोर्स को बैलेंस करने वाला एक और फोर्स है यहाँ पे जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो वो फोर्स कौन सा होता है? तो उस फोर्स को हम कहते हैं, वो फोर्स जो स्ट्रिंग्स रोप्स पे लगता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग्स या रोप्स पे, वो होता है टेंशन। अब ये अपनी वाली टेंशन मत सोच लेना, ठीक है? ये टेंशन क्या है, यहाँ पे फोर्स है। तो ये समझ लीजिए रस्सी की टेंशन है, और टेंशन क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो यहाँ पे रस्सी को टूटने से बचाता है। आपको चीज़ ये याद रखनी है। और दूसरा, जब भी हम इस रस्सी को खींच रहे हैं तो ऑलवेज टेंशन कहाँ की तरफ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है? तो जैसे ये फोर्स है, फोर्स हमने नीचे की तरफ लगाया, तो जो टेंशन है इस एंड पे, मतलब राइट एंड पे जो टेंशन है वो कहाँ की तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, क्योंकि, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस साइड की मतलब लेफ्ट हैंड की बात करूं, तो ये बकेट है, इस बकेट का कोई ना कोई वेट होगा, और वेट क्या होता है, एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो कि अर्थ अपनी तरफ उस पर्टिकुलर बॉडी को अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को ही वेट कहते हैं। और वेट कितना होता है, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, मतलब ग्राउंड की टूवर्ड्स लगता है। तो वो कितना होता है, mg। वेट क्या होता है, mg के इक्वल होता है, आपने पढ़ा होगा है 9th और 10th क्लास में। अब इस पर्टिकुलर फोर्स को भी तो बैलेंस करने वाला फोर्स होना चाहिए, जो कहाँ लगेगा, स्ट्रिंग में लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो कौन सा है, टेंशन। तो इट मीन्स कि जब क्या होता है, हम किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ रोप पे फोर्स लगाते हैं, तो उस केस में एक और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। उस फोर्स को, उस रोप में जो फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं, ठीक है? जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वेइंग मशीन भी है, इसका एक एप्लीकेशन। वेइंग मशीन में आपने देखा होगा, जब आप वेट नपवाने जाते हैं तो आप वेइंग मशीन में खड़े हो जाते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो उस केस में इंस्टेंटली वहाँ पे वेइंग मशीन आपके वेट को बता देती है। वो आपके मास को नहीं बताती, एक्चुअली वेट को बताती है, ठीक है? तो वेट को वो कैसे बताती है, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, इसी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। अब समझ लीजिए, जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं, तो जब खड़े हैं तो आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, जो कि कितना लग रहा है, mg लग रहा है। तो आप जब खड़े हुए वेइंग मशीन पे, और ये जो वेट, मतलब जो फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रहा है mg, वो कौन सा फोर्स कहलाया जाएगा फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग? एक एक्शन होता है, एक रिएक्शन होता है ना। तो ये है आपका एक्शन, जो आपने किस पे अप्लाई किया है, वेइंग मशीन पे। अब आपको पता है वेइंग मशीन भी तो कुछ ना कुछ वहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और कैसा करेगी, इक्वल मैग्नीट्यूड का करेगी। तो वेइंग मशीन भी आप पे एक इक्वल डायरेक्शन पे फोर्स लगाती है, वो भी किसका, इक्वल मैग्नीट्यूड का, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है जस्ट आपके वेट के ही इक्वल। तो वो होता है उस वेइंग मशीन का रिएक्शन आपके लिए, ठीक है? तो इट मीन्स जो भी आप वेट उस वेइंग मशीन पे नापते हैं, तो वो वेइंग मशीन का क्या होता है, एक्चुअली वो वेइंग मशीन कैसे मेजर करती है उस वेट को, आपके वेट को कैसे मेजर करती है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या देती है, आपके वेट का रिएक्शन देती है। तो ये याद रखना है, thus the reaction force gives the measure of man's weight। थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं, अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट। आपने देखा होगा जब लिफ्ट में आप बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं, मोस्टली खड़े ही रहते हैं लिफ्ट में, ठीक है? लिफ्ट में आप जब ट्रैवल करते हैं, तो जब लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है, तो आपको कुछ अपने वेट के लेस या मोर होने का कुछ एहसास होता होगा, फील होता होगा। या फिर आपने देखा होगा जब आप एक झूले में बैठते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेके जाता है, उस टाइम पे आपको अपना वेट अलग रखता होगा, और जब वो झूला ऊपर से नीचे आता होगा तो उस केस में आपको अपना वेट अलग लगता होगा। तो इट मीन्स वहाँ पे वेट चेंज हो रहा है, ठीक है? किसकी वजह से, उस पर्टिकुलर लिफ्ट के मोशन की वजह से। तो मोशन की वजह से जो वहाँ पे आपका वेट चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर वेट को हम क्या कह रहे हैं, अपेरेंट वेट कह रहे हैं। नकली वेट, जो कि एक पर्टिकुलर
इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ही होता है जब तक वो लिफ्ट मोशन कर रही है। अब जैसे ही आप ग्राउंड में आ जाएंगे रेस्ट फॉर्म में, तो उस केस में आपका वेट वापस से उतना ही होगा, जो रियल वेट है वही होगा। ठीक है, तो अपेरेंट वेट क्यों बोला गया है कि लिफ्ट के मोशन के दौरान जो भी आपका वेट बनता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले वाला केस ले लेते हैं, व्हेन लिफ्ट इज इन रेस्ट या स्टेशनरी। लिफ्ट जब स्टेशनरी है, तो ये मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये लिफ्ट है, दिस इज लिफ्ट। ठीक है, और ये याद रखना एक्शन रिएक्शन वाली बात भी। ठीक है, और यहाँ पे ये है इंसान कोई इस लिफ्ट में, स्माइली बना देते हैं। अब ये आपको पता है इस इंसान का एक एक्शन लगेगा किस पे, इस लिफ्ट पे, वो कितना होगा mg, और ये लिफ्ट इसको क्या देगी, रिएक्शन देगी। ठीक है, कितना देगी, r इज इक्वल्स टू mg ही देगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में दे रही है, आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लिफ्ट मोशन कर रही है नहीं, तो इट मीन्स इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है, तो इट मीन्स हम अगर यहाँ पे देखिए, जो भी टोटल रिएक्शन, इसका वेट क्या होगा, अपेरेंट वेट आपको याद रखना है। जो भी इसका वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका वेट अभी बताया था ना, वेट ऑफ मैन किस पे डिपेंड करेगा, जो भी टोटल रिएक्शन फोर्स उस पर निकल के आएगा। और ऑलवेज रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड होता है, और कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दैट मैन सरफेस। जो भी उसका सर है या हेड है, मैन कोई भी है बॉडी, उसकी बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अपेरेंट वेट किसके इक्वल होगा, टोटल नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए इसे नॉर्मल बोला जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सिंपल नॉर्मल रिएक्शन लिख रही हूँ, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन कितना निकल के आया, mg। तो इट मीन्स कि अगर लिफ्ट रेस्ट में होगी तो इस मैन या फिर ये जो भी पर्सन है या बॉडी है, उसके वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इट इज़ एज रिमेन सेम। अब जरा सेकंड केस देखते हैं इसका। सेकंड केस में हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ चल रही है, जा रही है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर की तरफ है क्योंकि अपवर्ड्स बोला है ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं इसके एक्शन की, तो बॉडी का एक्शन क्या है, mg, जो उसका वेट है। रिएक्शन कैसे मिलेगा, लिफ्ट की वजह से वो कितना मिलेगा, mg ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू इट्स एक्सेलरेशन की वजह से। अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है। अब एक्सेलरेशन फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ma। ठीक है, तो इट मीन्स जो F इज इक्वल्स टू ma है, मतलब m इंटू a है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। तो अब मैं आपसे टोटल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछूं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो कितने हैं, एक तो है mg दिख रहा होगा, और दूसरा कौन सा है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिफ्ट, कौन सा, ma। दोनों की डायरेक्शन एक ही है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, दोनों को प्लस कर दिया है। तो दो आ गए हमारे पास टोटल फोर्स mg प्लस ma। तो इससे हमें दिख रहा है कि एक उसका वेट तो है ही, लेकिन प्लस यहाँ पे ma भी हो रहा है। तो इट मीन्स कि जो वेट ऑफ बॉडी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, कितना, ma इंक्रीज़ हो जाएगा। mg तो उसका था ही, लेकिन ma भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है या बॉडी किसी के थ्रू नीचे से ऊपर की तरफ जाती है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के थ्रू, तो उसका वेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपको याद रखना है। तो आपने देखा होगा जब आप झूले में बैठते हैं, झूले में बैठते हैं और झूला नीचे से ऊपर लेके जाता है आपको, तो उस केस में आपको दिखता है धीरे धीरे जाता है ना झूला ऊपर, तो आपको लगता है आपका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आप हल्के नहीं, आप भारी हैं। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो एकदम से आता है नीचे। तो अभी आपको पता चल जाएगा थर्ड केस जो हम करेंगे डाउनवर्ड वाला, उसमें यही होगा कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे एकदम से, तो आपको लगता है कि आप हल्के हो गए हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो वही प्रूव करता है थर्ड वाले में। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे जो ये लिफ्ट है वो कहाँ की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो जो फोर्स होगा ma वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ma ऐसे लिख दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
ऊपर वेक्टर लगा दिया है। अब एक्शन रिएक्शन वाली बात आती है, तो एक्शन रिएक्शन में आपको पता है कि यहाँ पे एक्शन क्या है, बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन कहाँ की तरफ लग रहा है, जो लिफ्ट लगा रही है इस बॉडी पे वो कहाँ की तरफ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, r इज इक्वल्स टू कितना, mg। हमें यहाँ पे देखना है टोटल फोर्स कितना हो रहा है। तो टोटल फोर्स कैसे पता चलेगा, हमें अपवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से देखना है ना। तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे अपेरेंट वेट निकालूं तो टोटल रिएक्शन फोर्स कितना हो रहा है। तो अपेरेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए mg तो है ही पहले से, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए मैंने mg क्या लिखा, पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन जो ma है वो कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, माइनस का ma। जब माइनस का ma हो जाएगा तो इट मीन्स कि mg मतलब वेट ऑफ बॉडी के साथ कुछ चीज़ माइनस हो रही है, तो इट मीन्स देयरफॉर व्हाट, अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, ठीक है। और कितना डिक्रीज करेगी, जिस हिसाब से वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही होगी। तो आपको याद रखना है, जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है तो उस केस में जो अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी है वो इंक्रीज़ होता है, और जब क्या होगा कि कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रही है या फिर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो उस केस में उसका वेट भी डिक्रीज जाएगा। उसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए, जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो इट मीन्स इंक्रीज, ये नीचे आ रही है तो इट मीन्स डिक्रीज, रेस्ट में है तो एज रिमेन सेम।